अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं महात्मा गांधी और विनायक दामोदर सावरकर के संबंधों की। उनके रिश्ते कैसे थे, कैसे शुरुआत हुई उसकी और कैसे उनमें दूरी आई, अलगाव कैसे हुआ। अब आप चाहे जो कहिए, लेकिन सावरकर को महात्मा गांधी के जीवन से निकाला नहीं जा सकता है। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो पहली किताब थी 1909 में, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाते हुए पानी के जहाज से जहाज पर ही लिखी थी, और बल्कि खुद ही लिखा था कि मैं दाहिने हाथ से लिखते लिखते थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखने लगता था। तो पूरी किताब उन्होंने उसी जहाज पर ही लिख दी थी। वो किताब कई विद्वान मानते हैं, जो महात्मा गांधी के बारे में जिनका गहरा अध्ययन है, कि उस पर सावरकर का भी असर था। दरअसल वो किताब कोई ऐसी सामान्य किताब है भी नहीं। वो एक संपादक और उसके पाठक के बीच में संवाद है। पाठक प्रश्न पूछता है और संपादक उसका उत्तर देता है। अब ये प्रश्न करने वाले कौन हैं? तो जो गांधी के मामलों के विशेषज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इसमें 3 नाम आप ले सकते हैं। पहला नाम विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा नाम डॉक्टर प्राणजीवन मेहता और तीसरा नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्हीं तीनों के सवाल हैं जिसका उत्तर गांधी दे रहे हैं। अब ये बात कहीं महात्मा गांधी ने खुद लिखी नहीं कि वो इन लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, लेकिन मैं अभी उसकी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सावरकर, डॉक्टर प्राणजीवन मेहता और श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका हिंद स्वराज पर कितना असर था। गांधी इनके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या जवाब दे रहे थे। तो शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर प्राणजीवन मेहता से। वो लंदन में थे और महात्मा गांधी को, महात्मा तब वो नहीं हुए थे, पढ़ने गए थे, लेकिन 1 महीना करीब प्राणजीवन मेहता और महात्मा गांधी एक होटल में एक साथ रहे थे। उस दौरान महात्मा गांधी के मन में जो प्रश्न आते थे वो पूछते थे और प्राणजीवन मेहता उसका जवाब देते थे। और गांधी कहते थे कि निहायत ही बौद्धिक व्यक्ति हैं और इतनी दूर तक की उनकी सोच है कि उनको समझा सकना आसान नहीं है। एक तरह से कहिए तो डॉक्टर प्राणजीवन मेहता का झुकाव जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनकी तरफ था। गांधी चाहते थे कि ये क्रांति की बात छोड़कर सहयोग के साथ कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों, प्राणजीवन मेहता, सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा और महात्मा गांधी खुद, ये सब भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। यानी अंतिम लक्ष्य सबका एक था। प्राणजीवन मेहता को समझाने में गांधी को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अंत में आकर उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा था वो डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के दिल में कहीं बैठ गया। यानी एक तरह से कहिए कि प्राणजीवन मेहता का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने क्रांति की बात छोड़कर गांधी का जो रेजिस्टेंस का रास्ता था, जो विरोध करने का दूसरा तरीका था, उसकी ओर वो लौट आए, वो आ गए। प्राणजीवन मेहता का जो ये पूरा संबंध है, ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में और उनकी जो पूरी जिरह है वो सब है। और उसी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में, संपूर्ण गांधी वाङ्मय में ये बात दर्ज की है गांधी ने, और ये लिखा हुआ, छपा हुआ है कि मेरे तर्क उनके सामने छोटे पड़ जाते थे, लेकिन अंत में तर्क कामयाब रहे। अब दूसरे जो चरित्र हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये वहाँ पहले से थे लंदन में। जब 1906 में और बाद में 1909 में गांधी गए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से उनकी कई बार मुलाकात हुई। और श्यामजी कृष्ण वर्मा हर्बर्ट स्पेंसर एक थे, उनके शिष्य थे। और हर्बर्ट स्पेंसर के 2 सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो मजबूत होगा वही टिकेगा, और माइट इज राइट, यानी ताकत है तो आप सही हैं, ये बात। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा एक अखबार भी निकालते थे
उस अखबार में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम था उस अखबार का, उसके ऊपर ही स्पेंसर की बात लिखी हुई थी। यानी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये मानते थे कि ताकत नहीं होगी तो हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक ओर तो ये कह रहे थे और दूसरी तरफ उनका मानना था कि सिविल नाफरमानी एक अच्छा उपाय हो सकता है सरकार का विरोध करने का, क्योंकि अगर सिविल नाफरमानी हो, लोग सहयोग करना बंद कर दें तो मजबूर होकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप शासन नहीं कर सकते अगर लोगों का, स्थानीय लोगों का सहयोग आपको न मिल रहा हो। अब 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडियन होम रूल लीग, और वो बहुत प्रभावित थे पश्चिमी कई इलाकों में जो आंदोलन चल रहे थे उनसे, तो उन्होंने इंडियन होम रूल लीग बनाया था और बाद में वो दूसरी संस्थाओं से भी और जुड़े रहे। 1905 से लेकर और 9 तक श्यामजी कृष्ण वर्मा एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे, जो इंग्लैंड में भारतीय मूल के उस तरह के लोग थे जो ये सोचते थे कि अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान से हट जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कोई डॉक्टर प्राणजीवन मेहता की तरह एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ नहीं आए इस बातचीत में, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा खुद दोनों तरफ सोच रहे थे। वो एक तरफ माइट इज़ राइट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सोच रहे थे कि जो मजबूत है वो टिकेगा, और दूसरी तरफ वो सिविल नाफरमानी के बारे में भी सोच रहे थे। तीसरा जो चरित्र है वो विनायक दामोदर सावरकर का है। सावरकर 1906 में तिलक की सिफारिश पर, बाल गंगाधर तिलक ने सिफारिश की थी कि इनको पढ़ने के लिए भेजा जाए। वो पुणे के रहने वाले थे और फर्गुसन कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली थी। आगे पढ़ाई के लिए कि उनको बैरिस्टरी मिल जाएगी तो वो गैरीज इन में चले जाएंगे, तो उसके लिए उनको लंदन भेजा गया। उनको एक वजीफ़ा मिला, एक स्कॉलरशिप मिली और उसी पर सावरकर इंग्लैंड पहुँचे 1906 में। वहीं इनकी पहली मुलाकात गांधी से हुई। सावरकर और गांधी की जो मुलाकात थी वो इंडिया हाउस में ही हुई। पहली बार वाली मुलाकात जो थी जिसमें उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था गांधी को, और वो चूँकि झींगा मछली बना रहे थे और गांधी शाकाहारी थे इसलिए भोजन तो नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हुई। और उससे ज़्यादा बातचीत, 1906 से ज़्यादा बातचीत और गहन बातचीत 1909 में हुई, जब गांधी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड आए कुछ जानकारियां जुटाने के सिलसिले में। उन दोनों मुलाकातों के बीच गांधी ने ये लगातार महसूस किया कि वो जो विचार हैं, उग्र राजनीतिक विचार सावरकर के, वो उनको असहज बनाते थे और वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन गांधी ने कभी ये बात स्पष्ट रूप से कही नहीं, सिवाय इसके कि वो अपनी बात, अपना पक्ष सावरकर के सामने उन्होंने पूरी ताकत से पूरा जोर लगाकर रखा और तार्किक ढंग से सावरकर को समझाने की कोशिश की, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन डॉक्टर प्राणजीवन मेहता की तरह सावरकर भी बदल जाएंगे, उनका दिल भी बदल जाएगा। लेकिन ये बात उसी समय की है और इसी वजह से जो महात्मा गांधी की पहली किताब है हिंद स्वराज, जिसको आप प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं गांधी का, उसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदू मुस्लिम एकता और उसके साथ साथ क्रांतिकारियों की भूमिका, इस पर केंद्रित था। सवाल उसके बारे में थे और जवाब भी उसी के बारे में गांधी ने दिए। ये स्पष्टीकरण, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हिंद स्वराज को समझा जाए। तो उसमें तीनों तरह के प्रश्न आते हैं। एक और उसमें प्रश्न आता है कि संपादक का तर्क होता है, वो कहता है कि उग्रवाद बिल्कुल गलत है और उग्र राजनीतिक विरोध
नहीं होना चाहिए, राजनीतिक विरोध होना चाहिए। तो ये प्रश्न संभवतः वो सावरकर को संबोधित करके उनका उत्तर दे रहे थे। दूसरी ओर कुछ ऐसी चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसका लगता है कि वो प्रश्न प्राणजीवन मेहता ने पूछे थे और गांधी उसका उत्तर दे रहे हैं, और अपने उत्तर देने से वो किसी का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं। और तीसरे प्रश्न श्यामजी कृष्ण वर्मा के हैं, जिनका ये था कि उनको कड़ा रुख अख्तियार करने में कोई समस्या नहीं थी, बशर्ते वो दिक्कत न पैदा करे आम लोगों को आंदोलनों से जोड़ने में। हिंदू मुस्लिम एकता पर जो ध्यान दिया गांधी ने हिंद स्वराज में, और देश की आज़ादी के लिए जिस तरह अपनी भूमिका कहाँ होगी और वो कहाँ खड़े होंगे ये स्पष्ट किया, ये इन तीन चरित्रों को हिंद स्वराज से निकालकर या गांधी के जीवन से निकालकर नहीं समझा जा सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि गांधी का हिंद स्वराज पढ़ते समय 1906 से 1909 के बीच का जो लेखन है और जो उनके विचार हैं सावरकर के, उसको पढ़ा जाए, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात समझी जाए कि वो क्या कह रहे थे, और डॉक्टर प्राणजीवन मेहता का पक्ष भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। तब कहीं जाकर ये समझ में आएगा कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी दरअसल कह क्या रहे थे। ये उनकी निकटता है इन तीनों से, और यही निकटता अंत में दूरी का कारण बनी, क्योंकि अगर प्राणजीवन मेहता अपना पाला बदल कर या दूसरी ओर हृदय परिवर्तन होने के बाद वो दूसरी ओर आ गए, श्यामजी कृष्ण वर्मा निराश होकर इंडिया हाउस छोड़कर फ्रांस चले गए और वो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने सावरकर को सौंप दी और सावरकर वहीं बने रहे। तो ये इन तीनों को जाने बिना हिंद स्वराज को समझा नहीं जा सकता। कोशिश करिए कि इसको पूरे और सही परिप्रेक्ष्य में देखिए, तब शायद हिंदुस्तान की आज़ादी का जो प्राथमिक चरण था आंदोलन का, वो समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, और महात्मा गांधी स्वयं उसमें एक बेहतर ढंग से अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे अगर आप हिंद स्वराज का जिक्र कर रहे हैं। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और मुझे लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।